कार्रवाई करने के निर्देश दें ताकि हमारे हिसार वासियों को परेशानी से मुक्ति मिले। हिसार के महावीर स्टेडियम के उचित रखरखाव की भी अत्यंत आवश्यकता है, जैसे कि जल भराव की समस्या, शौचालयों की व्यवस्था आदि। जल भराव के कारण इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस समारोह भी अन्य स्थान पर आयोजित करना पड़ा। हिसार में हमेशा नहरबंदी के समय पीने के पानी का संकट गहरा जाता है, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए नए वाटर वर्क्स बनाए जाएं। हिसार विधान क्षेत्र की स्वीकृत कॉलोनियों से सटे करीब 47 पैंचों की स्वीकृति होनी बाकी है। निवेदन है कि इनको शीघ्र मंजूरी दी जाए ताकि वहां विकास कार्य शुरू हो सकें। हिसार में ट्रैफिक समस्या काफ़ी गंभीर हो गई है, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि सिविल अस्पताल से ट्रेड स्क्वायर मार्केट तक एलिवेटेड रोड परियोजना शीघ्र शुरू कराएं, जिससे यातायात व्यवस्थित हो। शहर में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, परंतु पार्किंग व्यवस्था कहीं भी नहीं है। सिटी थाना पार्किंग निर्माण माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का हिस्सा है, इसीलिए इसका काम शीघ्र शुरू कराया जाए। बिजली विभाग ने वन टाइम सेटलमेंट योजना घोषित की नवंबर 2025 उपभोक्ताओं के लिए, जबकि व्यवसाय के लिए सरचार्ज रेट मात्र 50% माफ है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि इस योजना के तहत सभी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को समान लाभ मिलना चाहिए। पिछले 20 वर्षों से व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र के उपभोक्ताओं के हजारों मुकदमे कोर्टों में लंबित हैं। अगर उन उपभोक्ताओं को भी सरचार्ज में 100% माफी दी जाए तो हजारों करोड़ केस खत्म होंगे, सरकार के खजाने में करोड़ों का रेवेन्यू जमा होगा। सरकार द्वारा आम उपभोक्ताओं के लिए पहले ही सोलर सब्सिडी की योजना बनाई गई, परंतु इसका लाभ धार्मिक स्थलों को नहीं मिल सका। कृपया इन धार्मिक स्थलों के लिए भी सोलर सब्सिडी की योजना बनानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सभी समस्याएं हिसार के नागरिकों को जीवन को प्रभावित कर रही हैं। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि राजकीय महाविद्यालय नारनौल के राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित है। मैं अपनी तरफ से तथा सारे सदन की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। श्री रघुवीर तेवतिया जी, विधायक जी। नाम मना था जी, इनका नाम नहीं था, मेरा तो नाम नहीं था जी। श्री जगमोहन आनंद जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करनाल कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल में हृदय रोग व न्यूरोसर्जन जैसे महत्वपूर्ण पद काफी समय से रिक्त पड़े हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इन पदों पर डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति शीघ्र की जाए एवं कार्डियक पैथ लैब के निर्माण से संबंधित कार्रवाई शीघ्र पूर्ण की जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों को 15 अगस्त 2024 तक 5 वर्ष पूर्ण करने वाले 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी प्रदान की गई और उसका एसओपी भी जारी की जा रही है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं। साथ ही मेरा निवेदन है कि कई कर्मचारी केवल कुछ दिनों महीनों के अंतर से इस दायरे में नहीं आ पाए। सरकार द्वारा नई एसओपी लेकर जो आ रही है, माननीय अध्यक्ष जी 15 अगस्त 2025 तक 5 वर्ष पूर्ण करने वाले शेष कर्मचारियों को भी इस एसओपी में शामिल कर लिया जाए और बचे हुए कर्मचारियों को भी जॉब सिक्योरिटी प्रदान की जाए। हमारे यह युवा बहुत ही आस भरी नजरों से सरकार की ओर देख रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, करनाल जिला का नया मास्टर प्लान अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, जिसके कारण लगातार अनाधिकृत कॉलोनियों की बढ़ती संख्या और अनियोजित विकास लगातार बढ़ रहा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसे करनाल का मास्टर प्लान जल्द लागू किया जाए, जिससे करनाल में डेवलपमेंट के नए प्रपोजल तैयार किए जा सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित उचानाकरण लेक पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन वर्तमान समय में इसके सुधारीकरण की बहुत आवश्यकता है। मेरा आग्रह है कि उचानाकरण लेक के व्यापक सुधारीकरण व सौंदर्यीकरण हेतु विशेष योजना बनाई जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करनाल जिला नागरिक अस्पताल की नई बिल्डिंग
200 बेडेड का निर्माण सेक्टर 32 करनाल में करवाया जाना प्रस्तावित है, लेकिन एचएसवीपी की जमीन अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई। मेरा निवेदन है कि इस बिल्डिंग का निर्माण एचएसवीपी द्वारा ही करवाया जाए और जल्द से जल्द करवा करके इसे नागरिकों को ताकि अच्छी सेवाएं मिल सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करनाल में सेक्टर 32-33 में एचएसवीपी की जमीन के ऊपर से हाई वोल्टेज वायर गुजरने के कारण करनाल शहर के सेक्टर 32-33 की काफी जमीन बगैर किसी उपयोग के खाली पड़ी है। उक्त हाई वोल्टेज वायर को हटवाने के लिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि इसे जल्द उतरवाकर शिफ्ट किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मेडिकल कॉलेजों की तर्ज पर करनाल स्थित कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पदों की संख्या बढ़ाई जाए। प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों में स्वीकृत पदों की संख्या 1527 है, जबकि करनाल स्थित मेडिकल कॉलेजों में यह संख्या मात्र 950 है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय से जनहित में मेडिकल कॉलेजों की पदों की संख्या बढ़ाई जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तेवतिया साहब। अध्यक्ष महोदय, पिछला हल्के में 104 ग्राम पड़ते हैं, लेकिन उसमें कोई भी सब डिवीजन नहीं है। मेरी सरकार से मांग है कि पिछला गांव को सब डिवीजन का दर्जा दिया जाए। पिछले हल्के की फरीदाबाद जिले में 70 गांव हैं, क्योंकि 2 जिलों में पड़ता है। 70 गांव फरीदाबाद जिले के हैं, लेकिन वहाँ कोई ब्लॉक की कोई बिल्डिंग नहीं है, शहर में जाना पड़ता है। दयालपुर, छैंसा, फतेहपुर, मोहना, ये 4 बड़े गांव हैं। कहीं भी ब्लॉक का दर्जा देने का काम करें, ये मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है। और बीजोपुर, जवा, दीग, सीकरी, पिरथला, लावलपुर, भनकपुर, पनहरा कला, इन गांवों में जोहर ओवरफ्लो हैं और बरसात में गांव में पानी भरा हुआ, वहां की नाली बनवाई जाए और फिरनी बनने की, आरसीसी की फिरनी बने और उसमें नाली बनाने का काम करें, ताकि गांव का पानी बाहर जा सके। वहां पानी आज तक भी भरा हुआ है, उन गांवों में जाकर देखा जाए तो अब भी पानी भरा हुआ है। इसी तरह फरीदाबाद के गुड़गामा कैनाल हमारे जाती है, उन गांवों से बीच में बीजोपुर, जक्खोपुर, लदियापुर, उन गांवों के बीच से गुजरती है, लेकिन कोई मंजूर शुदा किसानों के लिए कोलाबा नहीं है। वहां वो चोरी से पानी लेते हैं और वहां फिर उन पर मुकदमे दर्ज होते हैं। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि वहां मंजूर शुदा कोलाबा दिया जाए, क्या ताकि उन पर नाजायज मुकदमे ना बनाए जाएं। और जो सड़कें जिला परिषद में गई हैं मार्केटिंग बोर्ड से, आज तक एक भी सड़क नहीं बनी है, बहुत ज्यादा हालत खराब है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उन सड़कों को जरूर बनाने का काम करें, क्योंकि हालत बहुत खराब है, देहात है और बहुत ज्यादा टूटी फूटी सड़कें हैं। और पहले कुछ पीडब्ल्यूडी की सड़कें सरकार ने मंजूर की हैं, उसके लिए सरकार का धन्यवाद। लेकिन अभी बहुत सड़कें ऐसी हैं जो जिन पे काम होना बाकी है, जो खराब हैं और बरसात के कारण और ज्यादा खराब हो गई हैं, उन्हें भी ठीक करने का काम करें। मेरा आपसे यही निवेदन है। और हमारे हल्के में हाईवे पर बघौला के पास ओवरब्रिज बन रहा है, लेकिन समय सीमा बहुत ज्यादा हो गई है और वहां रोजाना जाम लगे रहते हैं। घंटों तक लोग वहां खड़े रहते हैं, जब ड्यूटियों पे जाते हैं तो लोग परेशान हैं। एनएचआई वालों से कह के उसको जल्दी से जल्दी बनाने का काम करें। विधायक निखिल मदान जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी कि आपने मुझे समय दिया। मैं अपने सोनीपत विधानसभा के एक बहुत ही अहम मुद्दे को रखना चाहता हूं, जो हमारे शहर के अंदर कुछ एक पुराना इलाका ऐसा है जहां पर इंतकाल नहीं थे पुराने समय से, और जो आज हमारे प्रदेश के अंदर रजिस्ट्री का जो पोर्टल है जिससे रजिस्ट्री होती है वो हैरिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से होती है। साथ में जो हमारे पोर्टल के ऊपर रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जितना रिकॉर्ड हमारे पोर्टल पे है
जिनके इंतकाल है उनका रिकॉर्ड तो पोर्टल पे है, पर जिनकी रजिस्ट्रियां पुराने समय से हुई हैं और इंतकाल नहीं हुए हुए, आज उनको जब वो अपनी जमीन को, प्लॉट को, दुकान को जब बेचने के लिए जाते हैं तो उनको वहां पर मना कर दिया जाता है कि रजिस्ट्रियां उनकी नहीं हो पाएंगी क्योंकि उनके इंतकाल नहीं है। तो मैं आपके संज्ञान में ये लाना चाहता हूं कि जो जिन कॉलोनियों के या जिन एरियाज के, खासकर कुछ मैं नाम बोलूंगा कॉलोनियों के, बैयापुर, कालूपुर, रामनगर, विकास नगर, आदर्श नगर, पट्टी जटान, पट्टी मुसलमान व गरीब ब्राह्मण, ये कुछ ऐसे एरिया हैं हमारे शहर में जो पिछले 30-30, 40-40 साल से बसे हुए हैं और रजिस्ट्रियां हैं लोगों के पास पर इंतकाल नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि कुछ स्पेशल कोई ऐसी कैंपेन चलाई जाए या कोई समाधान शिविर लगाए जाए या स्पेशल कोई ड्राइव चलाई जाए या फिर इन एरियाज के अंदर इंतकाल ना मांगे जाएं जब वो अपनी जमीन को बेचने के लिए जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्री के लिए तहसील में जाता है तो उसको वहां से वापस भेज दिया जाता है और बीच में कुछ लोग ऐसे हैं, शरारती तत्व वैसे होते हैं, घूम रहे होते हैं, जो उनसे औने पौने दाम पे वो जमीन लेते हैं और उसके बाद उसकी रजिस्ट्री गलत तरीके से कराने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कोई स्पेशल ड्राइव या कोई भी एक ऐसी योजना इसके लिए बनाई जाए। और साथ में एक विषय में और बीच में आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, पीछे कुछ कॉलोनियां यूएलबी के माध्यम से अप्रूव कराई गई थी, उन कॉलोनियों को अप्रूव किया गया, पर अभी तक उनके कई सारे एरिया ऐसे हैं जो पोर्टल पे, एनओसी के पोर्टल पे नहीं चढ़ाए गए यूएलबी द्वारा। जैसे कुछ एरिया हमारा सोनीपत का मोहन नगर का है, कलावती विहार का है, फौजी कॉलोनी का है, इंडियन कॉलोनी का है, मयूर विहार का है, जीवन विहार एक्सटेंशन का है। ये दो विषय ऐसे हैं स्पीकर साहब जो मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इस पे खास तौर से ध्यान दिया जाए और ये जल्द से जल्द जो ये समस्या है इसको दूर करी जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री राम भट्ट जी, पूर्व विधायक, अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हरियाणा पत्रकार संघ जिला करनाल के सदस्य आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तरफ से व सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। श्री परमवीर जी, विधायक सर। थैंक यू अध्यक्ष जी। मैं कहना चाहता हूँ जी, एक कांग्रेस सरकार में वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जमालपुर बना था टोहाना के पास, और उस सरकार में उसका नाम जो था वो था सरदार हरपाल सिंह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। पर बीजेपी सरकार ने बदले की भावना से काम करते हुए वो नाम रिमूव किया। अब वो सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है। चलो, हालांकि मनीराम गुदारा जी के नाम पे भी कॉलेज चल रहा है, बोडिया खेड़ा, पंडित रंजीत लाल जी के नाम पे भी कुछ चल रहा है। ये जो किया बदले की भावना से, चलो हटा दिया। मैं अब ये कहता हूँ आपको, भाई गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे उस पॉलिटेक्निक का नाम रख दिया जाए। चलो, उनका नाम तो हटा दिया सरदार हरपाल सिंह जी का, पर गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे उस पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट का नाम रख दिया जाए। तो ये मांग करता हूँ। इसके अलावा जो हमारे किसानों के पे जो केस आज तक है किसान एजुटेशन के बाद, अब मोदी जी भी कह रहे हैं कि किसान के साथ खड़े हैं। तो 13 महीने किसान वहां बैठे, ये छोटी बात नहीं है, और 750 के करीब पूरे हुए। ये दिमाग में रखना चाहिए हर टाइम, स्टेट ऑफ माइंड किसान की समझो। और लखीमपुर खीरी कुचले गए थे किसान वो जीप में, और अजय मिश्रा मंत्री का भतीजा जीप चढ़वाई किसानों पे। वो मंत्री नहीं हटा, अजय मिश्रा नहीं हटाया गया,
तो ऐसे ख्याल नहीं, जो लिप सर्विस नहीं चाहिए यहाँ असल में कुछ करना है। किसान के साथ अगर हमदर्दी है तो जितने केस हैं किसानों पे एजुकेशन के बाद सारे वापस लिए जाने चाहिए। और दूसरा, ये जो एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी सरकारी खरीद पे चलो मिल जाती होगी, शेलर ओनर तो नहीं देते एमएसपी, नहीं मिली जीरी में, तो ये शेलर ओनर को भी ऐसा गवर्नमेंट करे, मैं शेलर ओनर को भी, प्राइवेट परचेजर को भी एमएसपी पे खरीद करनी पड़े, एमएसपी देनी पड़े। इसके अलावा ये नरेगा के, जो मनरेगा के, उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई काम उनके जो है वो बंद कर दिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई हमारी गवर्नमेंट टेकअप करे सेंट्रल गवर्नमेंट से, भाई वो काम जो है और बढ़ाने चाहिए, उनको भी 100 दिन यादव मिले। जी। और सफाई कर्मचारी जो धन्यवाद स्पीकर साहब। टाइम, धन्यवाद जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं एक सदन का महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने देखा कि हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग में बहुत ज्यादा सम्मान देने का जो काम किया है। आपने पिछले दिनों देखा कि वो पंचायत थी, चाहे वो नगर पालिकाएं थी, तो उनमें आरक्षण देने की जो डिमांड थी वो उसको पूरा मेरी सरकार ने किया है। ठीक उसी तरह पे पिछले दिनों एक क्रीमी लेयर को भी ठीक करने का काम किया था, जो 6 लाख से 8 लाख की गई थी, क्योंकि केंद्र की तर्ज पर भी हरियाणा ने इस, तो वो बाद में बताऊंगा किसने की थी, तो इसलिए 8 लाख क्रीमी लेयर और केंद्र की तर्ज पे ना उसमें सैलरी इनकम जुड़ी ना एग्रीकल्चर इनकम जुड़ी। अब मेरा आपसे माध्यम से ये है कि सरकार ने बहुत अच्छा किया, लेकिन एक चीज और उसमें जोड़ देते हैं। अब जैसे क्लास 3 और 4 में हमारा 27% आरक्षण है, तो क्लास 1 और 2 में भी अगर 27% मेरी सरकार आरक्षण को बढ़ावा दे दे तो वो भी हरियाणा के लोगों को, बैकवर्ड क्लास को उसका बेनिफिट सीधा सीधा मिलेगा, और हमारी सरकार से उनको भी उम्मीद है। ठीक इसी तरह से दारूहेड़ा का बाईपास जो बरसों से लंबित है, लैंड एक्विजिशन हो चुका था लेकिन उसका अभी निर्माण नहीं हो पाया है, उसका भी तुरंत निर्माण कराया जाए। खरकड़ा से भिवाड़ी जो 75 फुटा सड़क थी उसका निर्माण भी अधूरा पड़ा है, उसको भी पूरा कराया जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, यूनिवर्सिटी में कुछ एसोसिएट प्रोफेसर और कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर लगाए गए थे HKRN के माध्यम से, डेली वेजेस के माध्यम से, लेकिन हमारी सरकार ने जहाँ 1,20,000 लोगों को HKRN में जॉब की गारंटी देने का काम किया है, उसी तरह से उनको भी मुश्किल से 1500 ही बच्चे मुश्किल से हैं, जिसमें अगर आप क्वालिफाइड देखेंगे तो 1200 ही हैं, उनको भी जॉब की गारंटी की सुरक्षा देने का काम मेरी सरकार करे। ठीक उसी तरह से आशा का गांव हमारा है, वो लो लाइन एरिया में स्कूल है, और स्कूल जब लो लाइन एरिया में तो हर बार उसमें पानी भर जाता है, बिल्डिंग भी डैमेज है, तो उसको लो लाइन एरिया का भर्त करा के और उसमें भी पुनर्बिल्डिंग का निर्माण कराया जाए। इसी तरह से बाल कॉलेज की भी घोषणा 15 में हुई थी, लेकिन आज तक रेवाड़ी को वो नसीब नहीं हुई। अब हमने उसकी जमीन दे दी है, नक्शे के लिए गई है, उसका बजट पास करने का भी काम मेरी सरकार करेगी। ठीक इसी तरह से कतारपुर इस मुरार में एक बिल्डिंग टेंडर हो रखा है, 5 साल से इस पे काम चल रहा है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को मैंने कई बार लिखा, लेकिन उसके कोई रिजल्ट नहीं आए। उसी तरह से आप देखेंगे कि शहर में पीने का पानी नहीं है। आप देखिए 4-4 दिन, 3-3 दिन में एक बार नंबर आता है, तो उसकी प्लानिंग भी सरकार कर रही है। 80 एकड़ जमीन भूमि पोर्टल पे डाली गई है, और भूमि पोर्टल पे डालने के बाद अगर वो जल्दी से उस पर सरकार कार्रवाई करे तो रेवाड़ी की भी प्यास बुझ सकती है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। श्री सुनील सतपाल सांगवान जी। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले तो मैं सवाल उठाना चाहता हूं
अर्बन लोकल बॉडी की तरफ से। दादरी जिला 2016 में बना था। 2016 के अंदर उससे पहले सब डिवीजन था। सब डिवीजन के टाइम में 192 स्वीपर की पोस्ट होती थी। उसके बाद नया जिला बनने के बाद सर डीसी भी आ गया, एसपी भी आ गया, सीटीएम भी आ गया, एडीसी भी आ गया और जुडिशरी भी। तो जो स्वीपर की पोस्ट है वो पुरानी है और 2005 से लेके और 2025 तक 28 नई कॉलोनियां बसी हैं सर। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि नई स्वीपर की भर्ती की जाए और नई स्वीपरों की पोस्ट बढ़ाई जाए। उसके बाद सर हमारा इलाके के अंदर ड्रेन की सबसे बड़ी समस्या है कि ड्रेन नहीं है, क्योंकि जब ये बारिश का पानी आता है तो जो खेत का पानी है वो उठा के नहर में डाला जाता है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों का बढ़ावा हो रहा है। हमारे दादरी में लुहारू कैनाल और बदवाना डिस्ट्रीब्यूटरी है सर, जिसके साथ में इरिगेशन महकमे की लैंड वैकेंट। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि उसके अंदर ड्रेन बनवाई जाए, जो कि ड्रेन नंबर 8 के अंदर उसका डिस्पोज ऑफ हो। एक हमारे चरखी दादरी में पीजी कॉलेज की घोषणा हुई थी। मेरा आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि नई सेक्रेटरेट बन रही है, पुरानी सेक्रेटरेट की बिल्डिंग खाली हो जाएगी। जो नया कॉलेज चल रहा है वो पुरानी सेक्रेटरेट में खोला जाए, जिससे कि सरकार के पैसों की बचत होगी और वो बिल्डिंग खराब होने से बच जाएगी। और जो किसान मॉडल स्कूल है सर, जिसके अंदर अब पीजी कॉलेज चल रहा है, उसके अंदर इस पिछले बजट में आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट का घोषणा हुई थी, उसको किसान मॉडल स्कूल में खुलवाने का मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चौथी बड़ी समस्या है सर रोड की। मैं मुख्यमंत्री जी का और B&R के मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि रोहतक रोड उन्होंने मंजूर कर दिया, टेंडर हो गया और बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। लेकिन जो झज्जर रोड है सर वो NHAI का और NH का है। तो प्रदेश सरकार का ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे कि वो NHAI और NH को भी कंट्रोल कर सके, क्योंकि उस झज्जर रोड की हालत बड़ी खस्ता हो रही है। हर 10 फुट पर 20 फुट पर खड्डे हो रहे हैं। खड्डे बारिश के कारण हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी लापरवाही के कारण हो रहे हैं, लेकिन वो रोड दोबारा से नया बनवाया जाए। अभी पिछले बजट में हमारी छोटी बहन आरती बैठी है, 100 बेड से 200 बेड के हॉस्पिटल की घोषणा हुई थी सर, तो उसका भी काम जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए। पिछले बजट में ट्रॉमा सेंटर की घोषणा हुई थी जी, उसका काम भी जल्द से, अभी तो 2 ही मिनट हुए हैं यार। एक हमारे दादरी के अंदर फुल्लू वाला खेत है सर, उसको भी पार्क मेंटेन करवाया जाए। एक डूंगर वाली खाड़ी है सर, मास्टर हुकम सिंह जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके नाम से उसकी घोषणा हुई थी, तो उसका ब्यूटिफिकेशन करवाया जाए सर। एक बोंद सब डिवीजन, कृष्णलाल कुमार जी बैठे हैं जी, बोंद सब डिवीजन। सबसे बड़ी बात यह है सर, नारकोटिक्स की यूनिट चीफ सेक्रेटरी के नोटिफिकेशन से मंजूर हुई थी, जो कि विदाउट नोटिफिकेशन उस यूनिट को दादरी से भिवानी शिफ्ट कर दिया गया, जबकि चीफ सेक्रेटरी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं था। उस यूनिट को दोबारा दादरी में लगाया जाए। 2 मिनट लूंगा सर। 2001 विधायक खरीफ की फसल का मुआवजा है सर। आपको ज्यादा टाइम दे दिया जी पहले मैंने। नरम आदमी के सारे ही ऐसा कर रहे थे। ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर सर, ये सरकार जो एम्प्लॉइज हैं उनका बड़ा भद्दा मजाक उड़ा रही है और साथ में इन्होंने अपॉइंटमेंट किए CPLO 7500 और 10,000 एप्लीकेशन आई, 1,000 रुपया रेट से लिया और 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया और जब उनकी अपॉइंटमेंट करी 6,000 रुपया सिर्फ। एंड देन सरकार ने उसको 2 कैटेगरी में बांट दिया, एक गांव के लिए, एक पंचायत के लिए कर दिया, एक म्युनिसिपल कमेटी के लिए कर दिया। म्युनिसिपल कमेटी को सिर्फ कमीशन, किसी बच्चे की 1500 रुपये कमीशन आती है, किसी 6 महीने कमीशन आती है। ऐसी अपॉइंटमेंट देने का क्या फायदा सरकार को? इतना बद्दा मजाक युवाओं के साथ और 1 करोड़ रुपये इकट्ठा कर दिया इस बात के लिए अमेंड करके मिनिमम वेजेस उनको दिलवाया जाए। हाँ 100 करोड़, 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। नेक्स्ट शिक्षा मंत्री बैठे हैं। आपने पिछले दिनों हरियाणा एक्सटेंशन रिक्रूटमेंट एंड गेस्ट लेक्चर्स की इनकी सर्विस सिक्योरिटी को आपने बिल एक्ट लेके आए थे, एक पास हुआ, लेकिन उसमें बहुत सारी अनॉमलीज हैं। उसमें आपने रिनोमरेशन वर्ड यूज किया हुआ है, उसमें बेसिक पे और DA साथ में लिखो। उसमें उनको CCL जो
चाइल्ड केयर लीव एम्प्लॉइज हैं, उसका आपने उसमें प्रीवियन नहीं लिखा हुआ। उनको असिस्टेंट लेक्चरर लिखा हुआ है, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर करो। आप उनको प्रोफेसर तो अपॉइंट तो कर दिया, पर उनका नॉमेनक्लेचर चेंज करने में कोई आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए किसी हालत में। इस सदन में आपको याद होगा कि पीर बहुदी का सवाल उठा था, अभी तक ना तो रिपोर्ट आई है और ना वो खाली हुई है। लगता है कि सरकार की अगला बजट सेशन आएगा, नेताओं के नाम भी बताऊंगा जो बीच बीच में उसको कब्जा करने के लिए तैयार है, सब जो कब्जा हो रहा है। मंत्री जी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको फटाफट खाली करवा के उसमें पीर बहुदी का सारा जोड़ वापस रेस्टोर किया जाए। उसके साथ सर हेल्थ डिपार्टमेंट में एक बड़ा है, हेल्थ मिनिस्टर जहां बैठी है इस बात के लिए, आपने यहाँ पर जियो फेंसिंग बेस के ऊपर अटेंडेंस लगानी शुरू कर दिया। ये मतलब बंदा फील्ड में जाएगा, वहां से अपने अटेंडेंस देगा, सब कुछ देगा। अभी तो 40 सेकंड रहते हैं जी, मेरे को बोलने दो, कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ये है कि उसको जियोमेट्रिक पहले था अंगूठे लगा के, उससे होना चाहिए। हमारे यहाँ एक न्यू राजेंद्रा कॉलोनी है, अप्रूव्ड कॉलोनी है, शहर के अंदर पड़ती है, और बिल्डर जो है वो बीच में कहीं भाग गया। उन बेचारे लोगों का कसूर है, 10 साल से ना उनकी रजिस्ट्री होती, ना उनको कनेक्शन मिला हुआ, ना कुछ हुआ, और वो अप्रूव्ड कॉलोनी आपके रिकॉर्ड के अंदर है। इस बात में संज्ञान आपको लेना चाहता हूँ, इस बात के लिए किया जाए। आखिर में आपसे ये कि बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इसकी थोड़ा सा बढ़ा दो लोगों को, महंगाई आई हुई है, उसमें थोड़ी सी इसमें कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक दिनेश अदलखा जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद करता हूं आपका, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का समय दिया। मेरी विधानसभा में 700 साल पुराना एक गांव है, आनंदपुर गांव, जो 700 साल पहले बसा, लेकिन जब फॉरेस्ट एक्ट लगा, बहन जी उसी गांव की बेटी हैं तो और ज्यादा अच्छे से पता होगा। मेरे को जो पता है कि 700 साल पुराना गांव है, उस गांव की ना तो कभी लाल दौरा तय हुआ। उस गांव में फॉरेस्ट एक्ट लगने के कारण रोज कहीं ना कहीं उस गांव के लोगों को भय के साए में सोना पड़ता है। इसके लिए फरीदाबाद के सांसद चौधरी किशनपाल गुर्जर जी, मूलचंद शर्मा जी, सतीश जी और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, सेंट्रल एनवायरमेंट कमेटी से मिले, और हमें आश्वासन दिया गया कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। परंतु अब सुप्रीम कोर्ट में डेट है, तो सरकार की जो मंशा है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करे कि ये गांव सबसे पुराना गांव है इलाके का, इसमें फॉरेस्ट की कोई कार्रवाई या किसी प्रकार की तोड़फोड़ की कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये मेरा सरकार से आग्रह है। साथ ही साथ पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, आज के केंद्र के मंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने कि एक दूरदर्शी योजना फरीदाबाद के लिए ईस्टर्न वेस्टर्न एलिवेटेड फ्लाईओवर 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनाने के लिए जो एफएमडीए से पास हुआ था, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने जो स्टेट से बजट का प्रोविजन किया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ जो फरीदाबाद बड़कल विधानसभा के अंदर सीवर लाइन रिप्लेसमेंट का 160 करोड़ रुपए का बजट प्रोविजन हुआ था, उसका आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं चाहता हूं सर आपके माध्यम से कि सरकार उस पर जल्दी से जल्दी टेंडर करे और उस पर कार्रवाई हो। साथ ही साथ हरियाणा सरकार ने एक HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक्ट बनाया। उस एक्ट में प्रमोशन जो भर्ती होगी उसमें प्रमोशन का प्रोविजन है, परंतु जो रूल फ्रेम हुए उसके अंदर वो मिसिंग है। तो कृपया करके HKRN में जो लोग भर्ती होते हैं उनकी प्रमोशन कैसे, उसके ऊपर कार्रवाई जरूर हो। साथ ही साथ पुनर्वास विभाग की वन टाइम सेटलमेंट अलॉटमेंट पॉलिसी समय समय पर आती रही, लेकिन इस बार काफी समय से लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जिनके घरों के पास वो जमीन है उस पर कब्जे हैं, सरकार की पॉलिसी है, तो एक बार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम यदि सरकार उसको एक्सटेंड करे तो बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ फरीदाबाद के अंदर पुलिस कर्मियों की माननीय
अध्यक्ष जी बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि ज्यादातर लोग रोहतक, सोनीपत, हिसार, जींद से भर्ती होकर आते हैं और वो अपनी ट्रांसफर करा के चले जाते हैं। फरीदाबाद में माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल समाप्त होता है। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि राजकीय महाविद्यालय नारनौल के राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री आदित्य सुरजेवाला विधायक द्वारा हरियाणा के करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर तथा कैथल जिलों में धान की फसलों में दक्षिणी चावल काली धारीदार बौना विषाणु के प्रकोप से संबंधित ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 25 प्राप्त हुई है। मैंने ये सूचना आज के लिए स्वीकृत की है। इसी प्रकार से श्री अर्जुन चौटाला विधायक तथा श्री आदित्य देवीलाल विधायक द्वारा दी गई ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 13 को समान विषय का होने के कारण ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 25 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री अर्जुन चौटाला विधायक तथा श्री आदित्य देवीलाल विधायक चर्चा के समय स्पष्टीकरणात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से श्री मनदीप चट्ठा विधायक द्वारा भी दी गई ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 39 को समान विषय का होने के कारण ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 25 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री मनदीप चट्ठा विधायक चर्चा के समय स्पष्टीकरणात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं। अब श्री आदित्य सुरजेवाला विधायक अपनी सूचना पढ़ें। वो आज का बिजनेस खत्म होने के बाद, हाँ, वो मैंने बताया हुआ है कि आज का अभी थोड़ा जो भी बिजनेस बचा है उसके तुरंत बाद उसी पे आएंगे और पूरा समय दूंगा मैं। तो अर्जेंट मोशन एक्सेप्ट हो जाता है ना, तो सारा लेजिस्लेटिव बिजनेस सस्पेंड हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। और वो मैं उदा साहब, वो मैं अनाउंस भी कर चुका हूं कि 26 तारीख को बाकी बिजनेस खत्म करने के बाद इसको हम टेकअप करेंगे। और बिजनेस हमने कम रखा है आज, इसीलिए कम रखा है ताकि उसके लिए समय हम पूरा कर सकें। ये अभी तो ये पूरा करने के बाद ही होगा। नहीं, वो सारा होने का वो शेड्यूल बना हुआ है। वो आपको चर्चा ही तो करवानी है ना, चर्चा के लिए मैं 2 घंटे रखे हैं मैं पूरी चर्चा करवाऊंगा, पर वो होगा समय पे। नहीं, शाम क्या होता है, अभी तो 3 बजे। नहीं, ऐसा नहीं, 11 बजे तक हाउस चले, 5 बजे 4 बजे कोई लेट थोड़ा होता है। नहीं, वो लेट नहीं होता। अभी वो जो शेड्यूल बना हुआ है उसी हिसाब से। आदित्य सुरजेवाला आप अपनी सूचना पढ़ेंगे। ठीक है, हर चीज में। अरे भालू उधर क्या देख के बोल रहे, मेरी तरफ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस माननीय अगस्त सदन का ध्यान अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। सदन राइस ब्लैक स्ट्रीक्ड ड्वार्फ वायरस SRBSD वायरस का करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर एवं कैथल में फैलाव। यह रोग धान के PR किस्मों, विशेषकर PR 114 और PR 1509 के उत्पन्न को नाश कर रहा है। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर अंबाला के अनुसार यह वायरस धान की उपज में 80% तक कमी ला सकता है। अब तक सरकार की सलाह केवल रोग प्रभावित पौधों को उखाड़ना और खेतों की निगरानी करने तक सीमित है। सरकार ने नुकसान का निष्पक्ष आकलन और प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की कोई योजना घोषित नहीं की है। नए धान को लगाने का समय जा चुका है, जिसके कारण किसान भारी आर्थिक दबाव और व्यापक हानि झेल रहे हैं। सन 2022 में भी ये राज्य में SRBSD वायरस का प्रकोप हुआ था। इसके बावजूद फसल को वायरस से बचाने हेतु सर्वोत्तम व्यावहारिक उपायों की पहचान पर कोई सरकारी अनुसंधान नहीं हुआ। प्रकोप की बढ़ती आवृत्ति के बावजूद ऐसे मामलों में कोई क्विक रिस्पांस दल का गठन भी अब तक नहीं हुआ है। यह गंभीर चिंता का विषय है। यह साथ ही ये स्थिति कृषि विभाग तथा कृषि अनुसंधान संस्थाओं की तुरंत कार्रवाई मांगती है। मैं इस सदन में निवेदन करता हूं
कि प्रकोप की सूचना मिलने के बाद जो सरकारी प्रतिक्रिया है उससे सुधारने पर प्राथमिकता से चर्चा कराई जाए तथा जिन किसानों की फसल प्रभावित हुई है उनके लिए जल्द ही मुआवजा दिया जाए। अब माननीय कृषि मंत्री अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। स्पीकर सर, सुरजेवाला जी ने जो पूछा सवाल और उसमें अर्जुन जी और आदित्य देवीलाल जी भी शामिल है। ये धान की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो राज्य में लगभग 40 लाख एकड़ क्षेत्र में बोई जाती है और रोपी जाती है। राज्य में धान की औसतन पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ रहती है। स्पीकर सर, मैं आपको एक जानकारी अपने माध्यम से देना चाहूंगा। तो 40 लाख एकड़ जो धान है, इसमें एक तो 3 तरह की खेती है, जैविक है, प्रकृति है, एक सीधी बिजाई है और बाकी पौध लगाई जाती है। लेकिन जैविक और प्रकृति खेती में और सीधी बिजाई में जो एकड़ लगे, जो सीधी बिजाई है वो 3.57 लाख एकड़ में पंजीकृत हुआ और वेरीफाई हुआ 1.43 लाख एकड़। और इसी तरह से जो हमारी जैविक खेती है वो 24,000 के करीब कुछ सालों में लगी है। इनमें कोई शिकायत नहीं आई, जबकि सरकार ये कहती है भाई सीधी बिजाई करो, तो उसके अंदर ये इस तरह का रोग नामात्र का कोई सूचना नहीं आई अब तक। इसमें एक खुशी की बात है, ये जो सरकार की नीति है अगर उसको किसान अपना ले तो इस बीमारी से छूटा जा सकता है। और मैं कहना चाहूंगा, ये सर्दर्न राइस ब्लैक डिस्क एवार्ड वायरस एक विषाणु जनित रोग है जो धान की फसल को प्रभावित करता है और भारत के कई धान उत्पादक क्षेत्रों में चिंता का विषय बन चुका है। यह रोग सफेद पीठ वाली फुदका वायरस नामक वाहक जो द्वारा फैलता है, जो धान के पौधों को रस चूसकर संक्रमित पौधों से स्वास्थ्य पौधों में वायरस का प्रसार करता है। श्रमिक धान के पौधों की सामान्य वृद्धि रुक जाती है, जिससे पौधे बौने रह जाते हैं और उनकी ऊंचाई सामान्य से बहुत कम हो जाती है। उनकी पत्तियां हरे रंग की हो जाती हैं। नई कलियों का विकास धीमा पड़ जाता है या पूरी तरह से रुक जाता है। जड़ों का रंग भूरा पड़ जाता है। ये जो स्पीकर सर, ये जड़ों का रंग भूरा पड़ना, ये पानी के अंदर जो पौध लगी है उसमें तो हो जाता है, लेकिन जो सीधी बिजाई है उसमें जड़ों पे इसका असर नहीं पड़ता, क्योंकि पानी से वायरस ज्यादा फैलता है, तो पर्याप्त विकसित नहीं हो पाती, जिससे पौधों की पानी और पोषक तत्व सोखने की क्षमता कम हो जाती है। इस वायरस का प्रकोप हरियाणा में सबसे पहले खरीफ 2022 के मौसम में पाया गया था। खरीफ 2022 में कुछ ही मामले सामने आए थे, लेकिन समय पर की गई कार्रवाई और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा चलाई गई जागरूकता मुहिम से बड़े नुकसान को रोक लिया गया। खरीफ 2023-2024 में प्रभावी रोकथाम और किसानों में जागरूकता का कारण रोग का कोई प्रकोप नहीं हुआ। खरीफ 2025 से पहले किसानों को भलीभांति जागरूक किया गया और सावधानियां दोहराई गई। इसके बावजूद 2025 में यह रोग पुनः उभर कर सामने आया। सबसे पहले इसके मामले कैथल जिले में मिले और बाद में अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद और पंचकुला जिलों में भी रिपोर्ट हुई। इन क्षेत्रों के किसानों ने अपने खेतों में पौधों के असामान्य रूप से बौना होने की शिकायत की। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के अधिकारियों ने विस्तृत सर्वेक्षण कर
निम्न तथ्य पाए। यह रोग सबसे अधिक हाईब्रिड धान की किस्मों में पाया गया। उसके बाद परमल गैर बासमती और फिर बासमती धान की किस्मों में। यह समस्या मुख्यतः उन खेतों में अधिक देखी गई जहां किसान 25 जून से पहले धान की रुपाई कर चुके थे। स्पीकर सर, सरकार के आदेश भी है, 15 जून से पहले हम पानी नहीं लगा सकते। पानी लगाना अलग बात और पौध लगाना अलग बात है। 5-6 दिन के बाद पौध लगती है, लेकिन फिर भी इस बार जिन किसानों ने लेट लगाई उनके ये बीमारी नहीं आई। जिन्होंने गेत्तापन किया, 15 तारीख से पहले लगानी शुरू करी, उन किसानों को ज्यादा बीमारी इसमें आई है। बीमारी की पुष्टि हेतु चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों ने समग्रित पौधों के नमूने लेकर RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पोल्टीवेरेज चैन रिएक्शन तकनीकी के परीक्षण किया। परिणामों ने पुष्टि की कि पौधे वायरस से संक्रमित हैं, परंतु उठाए गए कदम। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने धान की फसल में SRB, SDV से बचाव हेतु किसानों को एडवाइजरी जारी की और एडवाइजरी जारी, स्पीकर सर मेरे पास वो लेटर है, ये सारे के सारे हिसार यूनिवर्सिटी, कॉल से, करनाल से और केंद्र की सरकार ने भी इनमें हिस्सा लिया। ये किसानों को सूचित किया और उनको मार्गदर्शन भी किया। ये सारे पत्र मेरे पास हैं। मैं कहना चाहूंगा किसानों को WBPH वाहक को नियंत्रण करने के लिए अनुशंसित कीटनाशकों का छिड़काव करने की सलाह दी गई। लगभग 40 लाख एकड़ में रोपाई गई धान की फसल में से लगभग 92,000 एकड़ सर्दर्न राइस ब्लैक डिस्क इवाफ वायरस से प्रभावित पाया गया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार प्रभावित जिलों में 656 एकड़ में धान को पुनः रोपण किया गया। स्पीकर सर, ये 656 एकड़ जो है वो एकड़ है जो एडवांस में जीरी लगाई गई थी और इसके लिए हमारी सरकार ने 100 कैंप तो लगाए कुरुक्षेत्र में। 1500 किसानों को इससे सलाह दी गई। कैथल में लगे 50, यहाँ 2000 किसानों को इसकी जानकारी दी। करनाल में लगे 39, इसमें 500 किसानों को जानकारी दी गई। जींद में लगे 25 कैंप, इसमें 1250 किसानों को जानकारी दी गई। अंबाला में लगे 10, यहाँ 125 किसानों को जानकारी दी। जमुनानगर में 11, यहाँ 262 किसानों को जानकारी दी गई। और इसके साथ जो एरिया था कुरुक्षेत्र में 61,533 एकड़ के अंदर ये बीमारी आई और कैथल में 9,800 में और कैथल में 6,000 में। जींद में 68 केवल किले पाए गए। अंबाला में 6,350, पंचकुला में 6,650, सोनीपत में 775, यमुनानगर में 558 और फरीदाबाद में 250। नुकसान की दृष्टि से अगर देखें कुरुक्षेत्र में 15-20% हुआ और 500 एकड़ में दोबारा जीरी लगी और कैथल में 5% 25 नुकसान की रिपोर्ट आई। 100 एकड़ दोबारा लगाई लोगों ने और करनाल के अंदर 0.25% नुकसान हुआ। 34 एकड़ के अंदर दोबारा जीरी लगी। जींद के अंदर 5.10%, 18 एकड़ के अंदर नई जीरी लगी, दोबारा जीरी लगी और अंबाला के अंदर 5% 10 और पंचकुला के अंदर 5-10 और सोनीपत के अंदर 0.5%, जमुनानगर के अंदर 8.10 और फरीदाबाद के अंदर 5.10। स्पीकर सर, ये रिपोर्ट हमारे साइंटिस्टों की है। इसके साथ हमारी सरकार ने लगभग किसानों को लगभग 40,000 एकड़ में रोपाई गई धान की फसल में से लगभग 92,000 एकड़ को सर्दर्न राइस ब्लैक डिस्क इवाफ वायरस से प्रभावित पाया गया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अंदर हिसार से
द्वारा जारी गई एडवाइजरी के अनुसार प्रभावित जिलों के अंदर 656 एकड़ में धान पुनः रोपण किया गया। जिलेवार वितरण मैंने आपके सामने रख दिया। अन्य जिलों के अंदर संस्करण का स्तर अपेक्षाकृत कम रहा और प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट करने से इसका प्रभावी नियंत्रण पाया गया। प्रभावित खेतों में अनुमानित फसल क्षति अपेक्षाकृत कम रही, जो लगभग 5 से 10% तक है। कृषि उपदेशक अम्बाला ने सूचित किया कि 6,350 एकड़ धान की फसल वायरस से प्रभावित हुई है, जिसमें प्रभावित क्षेत्र में अनुमानित उपज हानि 5 से 10% आंकी गई है। कृषि उपदेशक अम्बाला की रिपोर्ट इसमें संलग्न है। जब वायरस का प्रकोप पाया गया तो विभाग चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विद्यालय हिसार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तुरंत कार्रवाई की। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि विभाग की एक टीम ने सर्वेक्षण किया। टीम में शामिल डॉक्टर वंदना पांडे, उप निर्देशक डॉक्टर निगम डीवी, उप निर्देशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंधन अनुसंधान संस्थान डॉक्टर राकेश कुमार जी, पादप संरक्षण तथा डॉक्टर मनोज चौधरी, वैज्ञानिक बादम रोग विज्ञान उप निर्देशक, अम्बाला के उप निर्देशक कार्यालय के अधिकारियों ने साथ मिलकर धान में बौनेपन रोग का सर्वेक्षण किया। यह सर्वेक्षण 6/8/2025 को ब्लॉक साहा के गांव मुलाना, हमीरपुर और नौनी तथा 7/8/25 को अम्बाला 1 के गांव सिरंगपुर और मतहेरी सेखा में किया गया। सर्वेक्षण के दौरान धान में बौनेपन का रोग ज्ञात वाहक व्हाइट बैक प्लांट हॉपर खेतों में नहीं पाया गया। हालांकि कुछ क्षेत्रों में सीमित संख्या में बौने पौधे आवश्यक देखे गए। यह देखा गया कि किसान ने पहले ही अपने खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर दिया था, जिससे सर्वेक्षण के समय WBPH की उपस्थिति नहीं पाई गई। किसानों को अपने खेतों की सतर्कता के लिए लगातार निगरानी बनाए रखने तथा कीटनाशकों के छिड़काव करने की सलाह दी गई। और इसी तरह से हमारे कुछ किसानों को अलग अलग तरह की दवाइयों का भी प्रयोग किया, जिसमें छिड़काव किया गया। आवश्यकता पड़ने पर WBPH के प्रकोप के अनुसार छिड़काव दोहराया जा सकता है। किसानों को यह भी सलाह दी गई है कि खेतों में जल स्तर कम रखें। स्पीकर सर, वैज्ञानिकों ने सलाह दी खेतों में पानी कम करें। यही वो विधि है। अगर ज्यादा पानी रहेगा तो बीमारी ज्यादा फैलेगी। अगर हम इसी तरह से डायरेक्ट इसकी बिजाई करेंगे, उसमें पानी भी कम लगता है, सरकार भी 45 रुपए देती है और पैसा भी मिलेगा और बीमारी से भी मुक्त हो जाएगी। ये हमने हरियाणा सरकार का माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी इसके लिए पैसा भी देते हैं और मैं समझता हूं इसमें यूरिया का संतुलित योग करें। संतुलित का मतलब यूरिया कम। स्पीकर सर, मैं किसान हूं। मैंने एक बार मुच्छलजीरी लगाई, अच्छी लगी, मैंने एक कट्टा फालतू गिर दिया सारी पदाड़ों की। यानी कि DAP का यूज ऐसा करें जरूरत के हिसाब से। अब जैसे बीमार पौधा हो गया, जैसे आदमी बीमार हो जाता है, अगर उसको पूरी डाइट देंगे वो ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। बीमार पौधे को यूरिया से बचाए, उसको थोड़ा ठीक होने के बाद खाद दिया जा सकता है। जिन किसानों ने खाद दिया उनकी और नुकसान हो गया। तो मेरा आपसे यही था स्पीकर सर, इसके अतिरिक्त खेतों में पाए जाने वाले बौने पौधों को उखाड़कर नष्ट करें किया जाए ताकि आगे नुकसान ना हो। अनेक प्रभावित किसानों ने बताया रोकथाम के उपाय अपनाने के बाद संक्रमण प्राप्त पौधों तक नहीं फैला। फसल को वायरस से नहीं, इस पे चर्चा नहीं होगी। नहीं, इस पे जिनका नोटिस था उन्होंने कर। मंत्री से आग्रह है कि किसानों के दर्द को देखते हुए आप इसका
दोबारा से सर्वे करा लें किस किस किसान का कितना नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा दें। इससे बहुत बड़ी माननीय सदस्यगण, अब ध्यान आकर्षण सूचना पर चर्चा समाप्त होती है। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 प्रस्तुत करेंगे तथा इस पर विचार के लिए प्रस्ताव करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 पुनर्स्थापित करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करेगा। प्रश्न है कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बना। क्लॉज 3, प्रश्न है कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बना। शेड्यूल, प्रश्न है कि शेड्यूल विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। शेड्यूल विधेयक का पार्ट बना। क्लॉज 1, प्रश्न है कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। अनेक्टिंग फॉर्मूला, प्रश्न है कि अनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का अनेक्टिंग फॉर्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का पार्ट बना। टाइटल, प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करेगा। सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1, प्रश्न है कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। क्लॉज 2 से 15, प्रश्न है कि क्लॉजेस 2 से 15 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉजेस 2 से 15 विधेयक का पार्ट बने। सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1, प्रश्न है कि सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें,
जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। अनेक्टिंग फॉर्मूला। प्रश्न है कि अनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का अनेक्टिंग फॉर्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का पार्ट बना। टाइटल। प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगर पालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा नगर पालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा नगर पालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा नगर पालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत। मैंने समय दिया, मैं देखा आपकी तरफ, आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए, पर क्वेश्चन पुट कर दिया अब हमने। मैंने आपकी तरफ देखा, आपको समय दिया। अभी पिछले वाला बिल डिस्कस हो गया था, पास हो गया था, इसलिए इसकी वो नहीं है। पर हाउस की प्रोसीडिंग में काफी बार ये आता है कि जो अमेंडमेंट आती है उसका हमें पुराने एक्ट का पता ही नहीं होता कि व्हाट काइंड ऑफ अमेंडमेंट है। और ये पिछली बार भी मैंडेटरी आया था कि उसकी जिस जो है पुराना एक्ट 2016 का एक्ट है, इसकी कॉपी साथ में लगनी चाहिए। उसके बिना हमें समझ नहीं आएगा किस बात की अमेंडमेंट है, क्या किस चीज को रिप्लेस कर रहे हैं, किसी पर्पज क्या है, किसी पर्पज हल होता नहीं। डिटेल सारी साथ में होती है, नहीं है इसके बाद वो भी होती है, नहीं है। और वो अमेंडमेंट का इस कारण से वो भी किसी में इस सदन में चारों बिल में किसी की भी नहीं है कि नहीं, किसी की भी नहीं। पहले भी डिस्कस हुआ सर। हाँ, नहीं वैसे होता है, सामान्यता होता है, पर इस बिल के साथ अगर ऐसा है तो मैं चेक कराता हूँ। सिर्फ अमेंडमेंट आती है, ओरिजिनल एक्ट नहीं आता, बड़ी कठिनाई होती है। प्रश्न है कि हरियाणा नगर पालिका क्षेत्रों में पूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करेगा। क्लॉजेस 2 से 5। प्रश्न है कि क्लॉजेस 2 से 5 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉजेस 2 से 5 विधेयक का पार्ट बने। क्लॉज 1। प्रश्न है कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। अनेक्टिंग फॉर्मूला। प्रश्न है कि अनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का अनेक्टिंग फॉर्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का पार्ट बना। टाइटल। प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें।
हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, मुझे श्रीमती गीता भुक्कल विधायक तथा 18 अन्य विधायकों सर्वश्री भारत भूषण बत्रा, आफ्ताब अहमद, शीशपाल केहरवाल, जस्सी पेटवाड़, शैली चौधरी, रामकरण, इंदुराज सिंह नरवाल, कुलदीप वत्स, नरेश सेलवाल, पूजा, अशोक कुमार अरोड़ा, अकरम खान, मामन खान, विकास सहारण, देवेंद्र हंस, शकुंतला खटक, रेणु बाला एवं राजवीर फरटिया द्वारा हरियाणा प्रदेश में अपराध एवं कानून व्यवस्था की विफलता के संबंध में स्थगन प्रस्ताव संख्या 2 प्राप्त हुआ है। इसको मैंने स्वीकार कर लिया था और दिनांक 22/8/2025 को मैंने इस पर चर्चा के लिए आज दिनांक 26/8/2025 का समय निर्धारित किया था। इसलिए अब इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगी। हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 71 के तहत इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया है। सभी दलों से विनती है कि वे अपने तय समय में अपनी बात को रखें। इस समय में जो सदस्य बोलना चाहते हैं अपने नेता या व्हिप के माध्यम से नाम भिजवाएं। समय का ध्यान रखें, जिसके बाद सरकार का समय भी समय पर जवाब आ सके। विभिन्न दलों व ग्रुप को 2 घंटे का समय इस प्रकार बनता है। कांग्रेस 49 मिनट, भाजपा 63 मिनट, INLD 3 मिनट और निर्दलीय 5 मिनट। माननीय सदस्य 2 घंटे के अंदर इस बारे में अपनी बात अपने तय समय के अनुसार कह सकते हैं और कृपया अपने नाम मेरे पास भिजवाएं। और नहीं, वो रूल पहले से है, ऐसा नहीं। बिल्कुल है। कभी भी देखिए बत्रा जी जब कॉलिंग अटेंशन होता है तो उसके अंदर जिसने नोटिस दिया है वो अपना नोटिस पढ़ते हैं और सप्लीमेंट्री भी वही पूछते हैं। और अगर चर्चा किसी भी प्रकार की सदन में होती है तो उसमें समय उसी तरीके से तय होता है जितनी किसी भी पार्टी की स्ट्रेंथ है। तो कृपया इसके ऊपर हम ना जाएं। और इसके अंदर मैं ये भी क्लियर कर देता हूं, मैं पहले ही कर देता हूं, लिमिटेशन ऑफ टाइम फॉर डिस्कशन। मेरा अनुरोध कि गीता जी आप लोग इस बात को जरूर इधर से भी दोनों ध्यान करें। रूल 71 लिमिटेशन ऑफ टाइम फॉर डिस्कशन जो बोलता है, ऑन एन adjournment motion to discuss a definite matter of urgent public importance, the only question put is that the assembly do now adjourn. If the debate is not finished within 2 hours of starting, it ends automatically and no question is put. साथ ही जो रूल 72 बोलता है, ड्यूरिंग एन adjournment debate, no speech may exceed 15 minutes except that the speaker may permit the mover and the replying minister to speak longer. तो मेरा निवेदन है कि दोनों तरफ से मुझे नाम आ जाए और आप लोग इस बात का ध्यान करें कि जितने नाम आप देंगे, जितना समय आपका तय है, उतने नामों को बोलने का मौका दिया जाएगा। अब चलो 2, 4, 5 मिनट तो मैं बत्रा जी आपकी शक्ल देख के, बुड्ढा जी की शक्ल देख के वैसे बढ़ा दूंगा, चिंता ना करो। इतना तो नहीं, वैसा नहीं है। जो था वो बोल दिया, पर कोई बात नहीं। मैं इतना एडमेंट नहीं हूं। चर्चा हो मगर ये मान्यता जी मुख्यमंत्री जी, शक्ल देख का टाइम नहीं बढ़ाना चाहिए। कोई बात नहीं मुख्यमंत्री जी, मैं आपकी शक्ल देख के भी बढ़ा दूंगा।
परंतु मेरा इसमें निवेदन ये भी है कि सभी माननीय सदस्य जब भी कोई सदस्य अपनी बात रखे तो उसको ध्यान से सुने और बीच में इंटरप्शन ना हो। मुझे लगता है कि चर्चा जो है वो ज्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट विषय है और सभी सदस्यों का, पूरे सदन का इसमें कंसर्न है, सरकार का भी। अब श्रीमती गीता बुक्कल विधायक इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करेंगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमने जो एडजर्नमेंट मोशन दिया है उसमें हरियाणा प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ता अपराध एवं कानून व्यवस्था की विफलता की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं। प्रदेश में असुरक्षा का माहौल है। सरेआम शराब के ठेकेदारों की हत्या व आम व्यापारी जनप्रतिनिधियों को धमकी मिलना एक रूटीन बन चुका है। सरकार 2600 शराब के ठेकों की नीलामी नहीं कर सकी। बहन बेटियों के खिलाफ बढ़ता हुआ अपराध, जनप्रतिनिधियों व व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती है व जान से मारने की धमकी दी जाती है। हरियाणा में अपराधियों को अपराध करने में कानून व्यवस्था का कोई भय नहीं दिखता है। विषय की गंभीरता को देखते हुए अध्यक्ष महोदय, आपने हमारा ये जो काम रोको प्रस्ताव आज किया है, कांग्रेस पार्टी की ओर से ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम रोको प्रस्ताव बिगड़ती कानून व्यवस्था पर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, हमारा हरियाणा प्रदेश बहुत ही शांति, भाईचारे और अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता था, एक प्रोग्रेसिव स्टेट के लिए जाना जाता था। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि स्वयं होम मिनिस्टर भी हैं, वैसे उनको जरूर बैठे होना चाहिए, यहाँ पर जरूर बैठे होना चाहिए, क्योंकि वो खुद स्वयं जो है गृह मंत्री हैं और इस मुद्दे को सदन को अध्यक्ष महोदय बहुत ही गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। किसी भी प्रदेश की खुशहाली, तरक्की अच्छे कानून व्यवस्था पर निर्भर करती है। लेकिन आज के समय में जो आए दिन मर्डर हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, फिरौती, रेप की घटनाएं, अपहरण हो रहे हैं, धमकियों से न्यूज़पेपर, टीवी चैनल पूरे के पूरे भरे रहते हैं, शूट आउट हो रहे हैं, सोशो इकोनॉमिक इंडेक्स हमारा पीछे हो गया, एट्रोसिटीज ऑन एससीज, बीसीज, माइनॉरिटीज और इन जनरल जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, अपराध बढ़ता जा रहा है, ठेकेदारों को, व्यापारियों को धमकियां दी जा रही है, आम जनमानस जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। हमारे नेताओं को धमकी दी जा रही है, चुने हुए नुमाइंदों को शूट आउट किया जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है। प्रदेश में आज के समय में महिलाएं एवं बच्चियां जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। जेल से फिरौती मांगी जा रही है, जेल से धमकियां दी जा रही है। स्कूल में, शिक्षण संस्थाओं में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में न बच्चियां सेफ हैं, न टीचर सेफ है, न प्रिंसिपल सेफ हैं। आज के समय में जो शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं अध्यक्ष महोदय, ये हमारे लिए, सदन के लिए बहुत ही एक चिंता का विषय है। और बहुत सी बातें मैं जरूर कहना चाहूंगी कि कई बार ये लगता है कि ये जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं अध्यक्ष महोदय, मैं जरूर इस बात को कहना चाहूंगी कि जो ये घटनाएं हुई हैं, इतने न्यूज़पेपर, इतनी कटिंग्स डेली हमारा प्रदेश जो है सुरक्षित हरियाणा, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं है अध्यक्ष महोदय। एनसीआरबी के आंकड़े जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये बताते हैं द नोट प्रोवाइड्स दैट द डाटा इन क्राइम रेट इन हरियाणा अगेंस्ट विमेन, children and overall crime rate is defined as per 1 lakh population. The overall crime rate in Haryana is higher than the crime rate at all India level. Crime rates against women and children in Haryana are also higher than the India level और इसमें सर आंकड़ा दिया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरह से जींद में एक परिवार पर गोलियां चलाई गई, 2 छोटी छोटी बच्चियों को गोलियों से मार दिया गया, सफीदों में बीजेपी नेता के जवान बेटे की हत्या कर दी गई, अज्ञात हमलावरों ने गुड़गांव में गायक राहुल पर गोलियां चलाई, एक महिला को रोहतक रेलवे स्टेशन पर जुलाई में मार दिया गया, हिसार जिले में एक प्रिंसिपल की हत्या कर दी गई और एक टेनिस खिलाड़ी को गुड़गांव में सब मार दिया गया। जींद में खड़क राम जी गांव में एक शराब ठेकेदार को गोली से मार दिया गया। 21 तारीख को एक महिला की फरीदाबाद में विवाहिता को जलाकर उसकी हत्या कर दी गई। हिसार में एक ज्वेलर को रंगदारी मांगी गई और जून 14 को युवती का शव मिला जिसके गले में चाकू घोंपकर सोनीपत के पास एक नहर के पास उसको मिला। अध्यक्ष महोदय, एक शराब ठेकेदार को कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ तक का सफर करते समय गोली मार दी गई। जून 1 को एक युवक को सिरसा में मार मारकर
मार डाला। 31 को हांसी के एक शराब के ठेकेदार को विदेशी नंबर से फिरौती का फोन आया। 29 मई की अगर मैं बात करूं, अपराधियों ने हांसी में एक व्यवसायी से 50 लाख की फिरौती मांगने का काम किया। मई 29 हिसार में एक नाबालिग ने अपने दादा की गोली मारकर हत्या कर दी। ये केवल हमारा समाज कहां जा रहा है, हमारा प्रदेश कहां जा रहा है, ये बहुत बड़ा एक चिंता का और गंभीर विषय है। रोहतक जिले में एक शराब ठेकेदार के खिलाफ 13 राउंड गोलियां चलाई गई और सोशल मीडिया पे पोस्ट करके ठेकेदारों को टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लेने की धमकी दी गई। 26 मई को गुरुग्राम में एक शराब के ठेकेदार को धमकी भरा ऑडियो संदेश पाया गया, बाद में वो मृत पाया गया। 2 लोगों को मोटरसाइकिल सवार होकर रोहतक में एक शराब की दुकान पर आग लगा दी गई। 20 मई को सोनीपत में एक आदमी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। 16 अप्रैल हिसार में 18 वर्षीय बच्चे की कई बार चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। अप्रैल 6 एक शराब ठेकेदार को यमुनानगर में 50 लाख की फिरौती के लिए फोन आया। अप्रैल में एक युवती का शव फरीदाबाद के सूटकेस के अंदर पाया गया। एक अज्ञात महिला का शव हरियाणा के हमारे झज्जर जिले के में पाया गया। 1 मार्च को 22 वर्षीय महिला कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या कर दी गई। रोहतक और यमुनानगर में कारोबारियों से 5-5 करोड़ की फिरौती मांगी गई। अभय सिंह चौटाला जी को उनको जान से मारने की धमकी आई। उनके पार्टी के अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी को धमकी आ रही थी, लेकिन सरकार ने उसकी परवाह न करते हुए जो है उनको भी जो है मौत के घाट उतार दिया गया। आज भी कहां है वो सीबीआई जांच? हमारे साथी विधायक जस्सी पेटवाड़ को जिस समय ये जो है धमकी आई, इस मामले को गंभीरता से लेने की बजाय मखौल में उड़ा दिया गया। आज प्रदेश में कई विधायकों को धमकियां मिल चुकी हैं, कई नेताओं की हत्या हो चुकी है। फिरौती, धमकी और बदमाशों का इतना खौफ है कि इस बार शराब के आधे ठेकों पर तो ठेकेदारियों ने बोलियां तक होने नहीं दी। सरकार को 12 जिलों में 300 ठेकों के लिए ठेकेदार तक नहीं मिले। बीजेपी ने फायरिंग और हत्याओं को लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। गोहाना में मातूराम जलेबी वालों की दुकान पर फायरिंग हुई और बदमाशों ने फायरिंग करके 2 करोड़ रुपए की उसके फिरौती मांगने का काम किया। सांपला में सीताराम हलवाई की दुकान पर फायरिंग की, बदमाशों ने फायरिंग की और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का काम किया। हिसार में शोरूम पर फायरिंग की, फिरौती मांगने का काम किया। तलवंडी राणा में शराब के ठेके पर 22 बाइक सवार बदमाशों ने पर्ची फेंकी, 5 लाख की फिरौती मांगी। नारनौल से विधायक जस्सी पेटवाड़ जी का विषय। हांसी में जेजेपी के नेता की हत्या हो गई। हांसी में बीजेपी नेता से फिरौती की धमकी मांगी गई। यमुनानगर में बिलासपुर से व्यापारी को 20 लाख की फिरौती धमकी मिली। गुड़गांव में 2 युवकों का अपहरण और फिरौती मांगी गई। पलवल में एक व्यापारी को धमकी भरा पत्र मिला, फिरौती मांगी गई। अंबाला में एक कारोबारी को फोन करके 10 लाख 4 से 5 हुआ। अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा चिंता का विषय है और इसकी गंभीर सीमा में बांधे इसके इलाज के लिए किस तरह से हम कार्य करें, उस पर जो है पूरी तरह से कार्य यहाँ पर होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, फिरौती, धमकी और बदमाशों के खौफ की वजह से सरकार को 12 जिलों में 300 ठेकों के लिए जहां ठेकेदार नहीं मिले, क्योंकि बदमाशों ने ठेकेदारों को सरेआम धमकियां दे रखी थी। यानी प्रदेश में आज वही हो रहा है जो बदमाश चाह रहा है। बदमाशों का बोलबाला इस प्रदेश में हो चुका है। आज 5 या 6 महीने के अध्यक्ष महोदय, 5 और 6 महीने के कुछ जिलों की हुई हत्याओं का एक विवरण छोटा सा मैं देना चाहती हूं। जींद में 40 हत्याएं हुई, फरीदाबाद में 46 हत्याएं हुई, गुड़गांव में 38 हत्याएं हुई, पानीपत में 30 हत्या हुई, करनाल में 24 हत्या हुई, कैथल में 23 हत्याएं हुई, कुरुक्षेत्र में 22 हत्याएं हुई और यमुनानगर में 18 हत्याएं हुई, सिरसा में 13 हत्याएं हुई। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही चिंता का विषय और इस चीज को केवल ये लेना, ये कार्य केवल विपक्ष का नहीं, सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर सुन रहे होंगे। सारी चीजों पर ठीक है, काम को करना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आज के समय में अति आवश्यक है। जो लोग डर के साए में आज प्रदेश में जी रहे हैं, जिनको फोन कॉल्स आ रही हैं, जिनसे फिरौती मांगी जा रही है, जो आकर सामने अपनी जो है एफआईआर तक दर्ज नहीं करवा पा रही है, उसकी आवाज बनने का काम मैं समझती हूं आज न केवल कांग्रेस पार्टी को विपक्ष के नाते, बल्कि सरकार को भी इस पर पूरी गंभीरता दिखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को है अपने राज धर्म का पालन इस पर करना चाहिए। आज चाहे हमारे यहाँ पर ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, चाहे हमारे पास एससी कमीशन है, हमारे पास जो है विमेन कमीशन है, बैकवर्ड कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन है, हमारे सोशल जस्टिस के सूचकांक बताते हैं हर एक के प्रति जो है आज अपराध बढ़ रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ ये देखिए, ये आंकड़े या जो बात हमने कही है,
इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला को मिली धमकी, फायरिंग में हरियाणा के जींद में सगी बहनों पर फायरिंग, गुंडागर्दी की हदें पार, दहशत में पुलिस के आश्वासन के बाद भी नहीं उठा, झज्जर में रहने वालों पर ठेकेदारी, घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी हाल में हमारी बहन बेटियों पर बढ़ता हुआ अपराध एक चिंता का विषय है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इन्हीं शब्दों के साथ, ये सब आपको ये लगेगा कि क्या विपक्ष ने आज, हमने तो इसीलिए कहा था सारा का सारा हमारे विधानसभा का बिजनेस जो है वो ठप करते हुए हमें कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाकर सबको मिलकर ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि आज एक बेरोजगारी जो हमारा चिंता का विषय है, ड्रग्स में चपेट में आया हुआ हमारा युवा ये चिंता का विषय है। यही कारण है कि आज हमारा क्राइम बढ़ रहा है, यही कारण है कि हमारा पढ़ा लिखा युवा इलीगल डंकी के माध्यम से आज विदेशों में जा रहा है। यही कारण है कि प्रदेश में पढ़ा लिखा युवा हमारा जब धक्के खाता है तो नशे और क्राइम की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इन्हीं शब्दों के साथ जहां अपना प्रस्ताव ये कटिंग और ये सारी की सारी मैं दिखाना चाहती हूं, मैं उम्मीद करती हूं कि सारा का सारा सदन जो है यहां पर इकट्ठा होकर इस बात के लिए तैयार रहे। हम कम से कम इस विषय में कोई राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करना चाहती। हम चाहते हैं हमारा खुशहाल प्रदेश जो कभी खुशहाली में नंबर 1 था, पर कैपिटा में नंबर 1 था, आज वो बेरोजगारी और क्राइम और अपराध में नंबर 1 होता जा रहा है। हमारा खुशहाल प्रदेश बने जिसमें कोई चाहे खिलाड़ियों को धमकी आ रही है, एडवोकेट्स को आ रही है, डॉक्टर्स को आ रही है, हम लोग सब मिलकर प्रदेश की जो है तरक्की में अपना योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करती हूं कि आखिर में था तो काम रोको प्रस्ताव, पर आपने इसको चर्चा करवाई है और उम्मीद करती हूं ये सदन गंभीरता से इस विषय को लेगा और आने वाले समय में इस पर एक अच्छी चर्चा के साथ अच्छे नतीजे निकलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गीता जी, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं क्योंकि बार बार विषय आता है ना, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। देखो, रूल 70 ये बोलता है, इफ लीव इज ग्रांटेड द एडजर्नमेंट मोशन इज टेकन अप on the same day at the normal hour of interruption after the day's business is concluded, if earlier, or at another time decided by the assembly। तो ऐसा नहीं होता कि, ठीक है ना, ये इसको प्लीज हम बार बार इसको ना बोलें। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि राजकीय उच्च विद्यालय जयसिंहपुरा जिला करनाल तथा पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कलावर जिला यमुनानगर के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। श्री अशोक अरोड़ा। धन्यवाद स्पीकर सर। आज सदन के अंदर एक अहम इशू पे चर्चा हुई जो आज पूरे प्रदेश के लिए एक चिंता का विषय है। मैं मानता हूं इस पर हम सबको, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हमें कई बार मुख्यमंत्री जी का यह बयान सुना कि विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर पे राजनीति कर रहे हैं। स्पीकर सर, ये राजनीति के बहुत और स्थान हो सकते हैं, बहुत प्लेटफॉर्म है राजनीति करने के, परंतु लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी चीज है जिस पे सबको चिंता करनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को भी इस पे सीरियस होना चाहिए। गीता जी ने पूरे प्रदेश के आंकड़े प्रस्तुत किए और सरकार की तरफ से जो आंकड़े आए उसके अंदर सबसे चिंता की बात स्पीकर सर ये है कि रोजाना 11 अपहरण की घटनाएं, जो बहुत चिंता का विषय है स्पीकर सर। हत्याएं 3 रोज की हो रही हैं, 4 रेप हो रहे हैं, परंतु मेरा मानना सबसे ज्यादा चिंता का विषय अपहरण और फिरौती की घटना है। हरियाणा प्रदेश तो स्पीकर सर अमन और शांति के नाम से जाना जाता था। हरियाणा प्रदेश आरी की भूमि होता था। हमारे पड़ोस में हम सुनते थे कि उत्तर प्रदेश में बहुत अपराध है, रात को कार्रवाई चलती थी, रात को जाते हुए लोग डरते थे, परंतु हरियाणा प्रदेश में ऐसा नहीं था।
आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ये हालात है कि लोगों के खास तौर पर व्यापारी, उद्योगपति, डॉक्टर्स हैं, उनके अंदर के भय का वातावरण बना हुआ है। ये तो सरकारी आंकड़े हैं स्पीकर सर। बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनसे फिरौतियां मांगी जाती हैं, जो केस दर्ज कराते हुए डरते हैं। वो केस दर्ज नहीं कराते। वो स्पीकर सर हरियाणा प्रदेश के अंदर आज हफ्ता वसूली और मंथली वसूली भी होती है और ये ज्यादा एरिया एनसीआर में तो पहले अपराध होता था, परंतु चिंता का विषय स्पीकर सर हमारे इस एरिया में यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र में, अंबाला में, करनाल में इसमें भी लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। और किस प्रकार से धमकियां देते हैं। हमारे यहां तो ऐसे राजनेता भी हैं कि जिनके डर के मारे अपने परिवार को विदेश में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उनको डर बैठ गया था। उनके भाई के दफ्तर में भी गोलियां चली थी, इसलिए वो वहां पर। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारा कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्पीकर सर, जो कि सीएम साहब का जिला है, कुरुक्षेत्र जिले में लाडवा के अंदर अनाज मंडी में गोली, आईलेट सेंटर पे गोली चली। सेक्टर 10 कुरुक्षेत्र के आईलेट सेंटर पे गोली चली और उनसे फिरौती मांगी गई। अनाज मंडी पीपली के अंदर गोली चली। आजाद नगर कुरुक्षेत्र में एक प्रॉपर्टी डीलर के घर पे गोली चली। अमन होटल वाले पे गोली चली। शाहबाद के अंदर शराब के ठेकेदार की हत्या कर दी गई। तो स्पीकर सर, इस मामले में सरकार को सख्त लेना चाहिए। और मेरा एक स्पीकर सर, राजनीति से ऊपर उठकर मेरे सीएम साहब को, सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि ठीक है कि आप जयंतियां मनाते हैं, अच्छी बात है, जयंतियां महापुरुषों की मनाई जानी चाहिए, परंतु जो काम पुलिस को लोगों की सुरक्षा के लिए करना चाहिए, आज वो वीआईपी की सुरक्षा में लगे हुए हैं। अगर आप ये इवेंट्स कम करके अगर पुलिस की जो ड्यूटी है उसके निभाने के लिए स्पीकर साहब अगर सरकार काम करेगी, तो निश्चित रूप से आज जो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, आज जो आम आदमी के बीच में एक डर का वातावरण पैदा हुआ है, तो आज सबसे बड़ा जरूरी है आम आदमी के मन से एक डर निकाला जाए और सरकार के प्रति, स्पीकर साहब, सरकार के प्रति लोगों का एक विश्वास बढ़े। मैं भी अभी सीबीआई की जांच होगी, भिवानी की मनीषा जी का जो हत्या हुई उसके बारे में मैं नहीं ज्यादा कहना चाहूंगा, परंतु सरकार के प्रति लोगों का यह विश्वास इतना था कि उसका 3 बार पोस्टमार्टम कराना पड़ा। कितनी दुख की बात है स्पीकर सर। ये सरकारी तंत्र से जो लोगों का विश्वास उठ रहा है स्पीकर सर, ये बड़ा चिंता का विषय है। और मैं मानता हूं कि इस अपराध के पीछे, इस बढ़ते नशे के पीछे सबसे बड़ी आज जो है वो दिक्कत है बढ़ती बेरोजगारी की। तो सरकार को नशे के ऊपर रोक लगे, अपराध के ऊपर रोक लगे, सरकार पूरी अपनी इच्छा शक्ति जिताए और इस प्रकार के इवेंट्स कम करके पुलिस की जो ड्यूटी है वो पुलिस को निभाने दी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर कहूंगा कि पूरा हाउस इस पे चिंता करे। श्री महिपाल डांडा। धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लेके आए। हमने माननीय सदस्यों की एक एक बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, मगर सर अगर इस तरह से सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश को गलत जानकारी दी जाएगी, प्रदेश को गलत तथ्यों के आधार पर आपने अपनी बात की है सर, अब और बोलना है सर। आप बोले, मैं कुछ बोला, आप बोले मैं कुछ बोला हूं।
उनको बात पूरी करने दो, वो अपनी बात कह रहे हैं। आप बोल रहे, मैं कुछ बोल रहा हूँ क्या भाई? नहीं, वो अपनी बात कह रहे हैं। देखो सुनो, आप दो मेंबर बोल रहे, पिन ड्रॉप साइलेंस रही, तो ऐसे क्या आधा मिनट में नहीं बोल रहे? ऐसे सुनना चाहिए, आपके पास समय है जवाब देने के लिए, बाकी मेंबर बोल रहे हैं, ऐसे बीच में मत डिस्टर्ब करें। नहीं, ऐसे बीच में नहीं। ठीक है गीता जी, देखो बात तो सुननी है ना, आपकी इनको सुननी पड़ेगी, इनकी बात आपको सुननी पड़ेगी, सभी को सुनना पड़ेगा। जी मंत्री जी, जो महिपाल जी कह तो ली, सुन के जाइयो, जल्दी क्यों करेगी? नहीं सभी सुनेंगे, आप जल्दी हो जाने की। अब एक लाइन भी नहीं बोली उन्होंने, एक लाइन भी नहीं बोली। चलिए प्लीज बैठिए। चलो अब सर चलिए, बीच में कोई ना बोले, मेरा निवेदन बीच में कोई ना बोले। चलिए, देखो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अभी ये एक चर्चा है, दोनों तरफ से माननीय सदस्य बोलेंगे और उसको करेक्ट करने का हमेशा अवसर रहता है। अगर कोई ऐसा है कि अगला स्पीकर भी है, वो अपनी बात में रख ले, वो भी ध्यान से सुने, वो भी ध्यान से सुने। आखिरी फैसला तो जनता ने करना है, वो सारा डिबेट सुन रही है, जनता फैसला करेगी कि क्या ठीक है क्या गलत है। कोई गलत बोलेगा तो वो लोगों के ध्यान में आएगा। प्लीज मेरा निवेदन है, सब शांतिपूर्वक सुने। जी महिपाल जी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने को सर्वोपरि मानती है। सर, हमारी नीति अपराध के प्रति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की है। सर, उसी के तहत पुलिस को त्वरित, वैध और प्रभावी ये कार्रवाई हो, उसकी पूरी स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्रता जिसको बोलेंगे आजादी पूरी है कि कार्रवाई करे और इसके प्रत्यक्ष परिणाम भी, मापदंड भी, वो भी सामने आए। जैसे एफआईआर दर्ज करना, त्वरित जांच, तुरंत गिरफ्तारी, समय पे आरोप पत्र दाखिल करना, ये सब सुनिश्चित करता है सर कि न्याय में कहीं कोई भी विलंब न हो, कहीं भी। इसलिए हमारा जो अड़िग आदर्श है कि किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, मैं ये बहुत ध्यान से सुन रहा था जब आदरणीय माननीय सदस्य बोल रही थी और स्थगन प्रस्ताव को मैं पढ़ रहा था, तो मैंने इसमें